पूछा कि आपने कोई इन्वेस्टिगेशन की एवन फील्ड की, उन्होंने कहा जी हमने तो इन्वेस्टिगेशन ही नहीं की। उन्होंने पूछा कि जनाब कोई एविडेंस है आपके पास, उन्होंने कहा जी कोई एविडेंस नहीं। सो पूरा हमारा जुडिशल सिस्टम बिठा दिया है इस NRO 2022 ने। होता क्या है कि एडवर्सरियल सिस्टम है पाकिस्तान में, एक वकील मुल्ज़म के हक़ में दलीलें देता है, दूसरा वकीलों उसके ख़िलाफ़ केस जो है वो पेश करता है। यहाँ पे जो मुखालफ वकील है वो भी ख़ुद मुल्ज़म अपॉइंट कर रहा है। अब यही ड्रामा कल FIA की कोर्ट में हुआ, जहाँ शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज के 24 अरब रुपए का केसेस जो हैं वो पेंडिंग है। 14 अरब रुपए का एक केस पेंडिंग है, 10 अरब रुपए का एक केस पेंडिंग है। केस क्या है? केस ये है कि यहाँ से तकरीबन 6000 अकाउंट्स डिटेल जो ट्रांजैक्शंस हैं उनके ज़रिए ये पैसे पाकिस्तान से बाहर भेजे गए, पाकिस्तान से बाहर भेजे गए और फिर ये पैसा पाकिस्तान में वापस लाया गया। पाकिस्तान में ये पैसा वापस कैसे लाया गया? एक मंजूर पापड़ वाला है जो कि पापड़ बेचता है एक बेचारा रेडी के ऊपर, 2-2.5 अरब रुपया मंजूर पापड़ वाला ने हम शहबाज शरीफ साहब के अकाउंटों में डाल दिया। एक इनके जो अपने मुंशी हैं अपनी फैक्ट्रीज़ में, जो ज़िंदगी में कभी बाहर नहीं गए, उन्होंने लंदन से वो पैसे इनके अकाउंटों में डालने शुरू किए और ये टोटल 14 अरब रुपया जो है वो इनको वहाँ से वापस आया और उसके ज़रिए इन्होंने यहाँ पे, और ये मैं आपको पहले भी, मैंने पिछली दफ़ा भी बात की थी, ये जो 24 अरब रुपया है या ये इनके जो इवन फील्ड अपार्टमेंट्स हैं, या हसन नवाज़ ने जो $100 मिलियन का अपार्टमेंट जो है वो लिया, उस पर भी मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ, जो नायब ने बात की। ये वो पैसा है जिसका हमें पता है, पाकिस्तान के लोगों को तहकीकात में पता चल गया है कि ये पैसा इन्होंने चोरी किया है। लेकिन वो पैसा जिसका हमें पता नहीं है, जिसके लिए हमें एक और पनामा पेपर स्कैंडल की दुआ करनी चाहिए कि कोई दुनिया में एक और बंदा कोई निकले जमा मर्द जो इस तरह की इंफॉर्मेशन जो थर्ड वर्ल्ड मुल्कों के हुक्मरानों ने जो चोरी की हुई है उसको एक्सपोज करने के लिए कोई और मर्द हुर निकले इसी तरीके से, और हमें पता चले कि इन्होंने और क्या क्या प्रॉपर्टीज़ बनाई हुई हैं, कहाँ कहाँ पे बनाई हुई हैं, जिनका हमें पता नहीं है। और पाकिस्तान की जो हुकूमत है वो तो शिकंजे में है, वो तो तैयार ही नहीं है। इस वक्त सिर्फ दुबई में $10 बिलियन से ज़्यादा पाकिस्तानियों की जो है वो इन्वेस्टमेंट्स हैं प्रॉपर्टी में। किन लोगों की प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्टमेंट्स हैं, किन लोगों ने वहाँ पे किया है, क्या पाकिस्तान में वो डिक्लेयर्ड है नहीं है, तो हमें नहीं पता, किसी को नहीं पता। इसी तरह से UK में ये जो पॉलिटिकल एलीट है हमारी, इसकी जो सारी इन्वेस्टमेंट्स हैं वहाँ पे हैं, कितनी हैं, कितनी हमें पता है, कितनी नहीं पता। इनकी जर्मनी में कितनी है, इनकी फ्रांस में कितनी है। सरे पैलेस आपके सामने हुआ, जरदारी साहब ने कहा कि हमारा इससे कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। जब वो बिक गया, उसकी ऑक्शन मनी आ गई, तो इन्होंने जाके मजिस्ट्रेट को एप्लीकेशन दे दी कि नहीं हमारा ही था, उसके पैसे इन्होंने वापस ले लिए। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कभी वो पैसे जो हैं वो क्लेम ही नहीं कर सकी, क्योंकि वो पैसे सेटलमेंट में उनको मिल गए। और इसके बाद ये वो NRO 1 था। अब NRO 2022 जो हो रहा है उसके नतीजे में 1100 अरब रुपया मज़ीद जो है वो इन फैमिलीज़ को जा रहा है, और हमारा सिस्टम उसके ऊपर वो खामोश बैठा हुआ है। और यहाँ सिस्टम क्या कर रहा है आप देखें, मैंने जिस तरह से पहले कहा, इस हुकूमत के अंदर कोई किसी इदारे की इज़्ज़त नहीं रही, पार्लियामेंट की कोई इज़्ज़त नहीं रही, प्रेसिडेंट के ऑफ़िस की कोई इज़्ज़त नहीं रही, प्राइम मिनिस्टर के ऑफ़िस की कोई इज़्ज़त नहीं रही, वज़ीर दाखिला के ऑफ़िस की कोई इज़्ज़त नहीं रही है, और जुडिशरी और फ़ौज और तमाम इदारे जो हैं वो इस जो इस वक्त हालात हैं उसकी वजह से वो सफ़र कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो हो रहा है, अब आप देखें कि नैब जो एक मातहत इदारा है वो नोटिस दे रहा है फेडरल कैबिनेट को कि आप में हमारे पास पेश हों और हमें गवाही दें। क्या किसी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में कोई इदारा उसको पूरी जो कैबिनेट है उसको अपने सामने बुला सकता है इस तरह? पॉसिबल। इसका मतलब यह है कि आपकी फिर वफाकी हुकूमत तो ख़त्म होगी, बिकॉज कैबिनेट जो है वो वफाकी हुकूमत है। उनको बुला के कह रहे हैं कि आप हमें बताएं केस क्या है। हसन नवाज़ साहब ने एक अली रियाज मलिक, जो रियाज मलिक साहब के साहिबजादे हैं, उनसे एक अपार्टमेंट लिया। उस अपार्टमेंट के उन्होंने $100 मिलियन अली रियाज मलिक ने उनको पे किए। उसके ऊपर एक
नेशनल क्राइम एजेंसी जो है उसने तहकीकात शुरू की कि $100 मिलियन जो है वो कैसे वहाँ पे आया, और उसके बाद एक आपस में उनकी सेटलमेंट हो गई। सेटलमेंट में आके उन्होंने वो पैसे जो हैं वो जो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था पाकिस्तान में उसको भिजवा दिए, और उसकी कंडीशन ये दी कि इसको आप डिस्क्लोज़ नहीं करेंगे जो भी हमारी डिटेल्स हैं उसमें। अब हुकूमत जो पार्ट है रियाज़ मलिक साहब वाला और अली रियाज़ मलिक का, वो तो बार बार ये बात कर रहे हैं। हमें ज़रा नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ और आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें मरीम नवाज़ या नवाज़ शरीफ बताएं ना, हसन नवाज़ के वो क्या अपना वो किस रॉयल फैमिली का पड़पोता है कि वो $100 मिलियन जो है वो अपार्टमेंट, एक अपार्टमेंट के जो है वो ले रहा है। हसन नवाज़ के क्या वसाइल हैं, कितना बड़ा वो जीनियस है, एलान मस्क का भाई है, क्या है वो, किस तरह उसने जो है वो उसका वो सैटेलाइट वो जो है वो बंदे स्पेस पे भेज रहा है, क्या कर रहा है, क्या बिज़नेस कर रहा है, सिवाय इसके कि पाकिस्तान से पैसे लूट के जाते हैं, उनके अकाउंट्स में जाते हैं। और इसीलिए जब इमरान खान ने बात की थी अक़वाम मुत्तहिदा में, और बाद में यहाँ पे जब हमारे यूरोपियन एम्बेसडर्स भी मिले तो खान साहब ने उनसे एक ही बात कही। इमरान खान ने कहा देखें आप रोते हैं कि यहाँ पे लोग इमिग्रेशन पे चले जाते हैं वहाँ पे, और इलीगल इमिग्रेशन आपका बड़ा मसला बना हुआ है, क्यों लोग यहाँ पे कश्तियों पे डूबते हैं। यहाँ पूरा हमारा गुजरांवाला, रावलपिंडी डिवीज़न, गुजरात, झेलम, ये सारे लोग बेशुमार जो हैं ये इमिग्रेशन में बेचारे जो हैं वो जाते हैं कश्तियों में, रास्ते में गोलियां लग जाती हैं, उनके साथ फ्रॉड हो जाते हैं इमिग्रेशन के। क्यों जाना पड़ता है? हम इसलिए जाना पड़ता है कि सारे जो वसाइल हैं हम जैसे मुल्कों के, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के वसाइल जो हैं वो चले जाते हैं फर्स्ट वर्ल्ड में, और फर्स्ट वर्ल्ड में वहाँ पे ये सांपों की तरह उसके ऊपर बैठ जाते हैं। अब नवाज शरीफ वहाँ पे बैठा हुआ है और अरबा रुपए की उनकी प्रॉपर्टीज़ है, क्या बरतानवी हुकूमत ने उसको कहा है कि आप जनाब यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये पैसा कहाँ से आया था? क्या आपके 1970 में तो जब आपकी एक फैक्ट्री थी 7 भाइयों की, 1980 में तो आपके पास कुछ भी नहीं था, तो ये आप प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद अचानक अरबा रुपए के आप मालिक कैसे बन गए? उनको क्या ज़रूरत है? वो तो नहीं पूछेंगे, उनके तो पैसे वहाँ पे आ रहे हैं। इसी तरीके से जो बाकी मुल्क हैं वो नहीं। अच्छा, जब तीसरी दुनिया का पैसा फर्स्ट वर्ल्ड में चला जाता है सारे का सारा, तो फिर फर्स्ट वर्ल्ड के लोगों के पास इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी नहीं रहती। वो क्या करेंगे? वो बाहर ही जाएंगे, क्या करेंगे और क्या करेंगे। इसलिए इमरान खान ने ये कहा था अक़वाम मुत्तहिदा में कि ये ख़ुद फर्स्ट वर्ल्ड के इंटरेस्ट में है कि आप वसाइल की डिस्ट्रीब्यूशन में अपना किरदार अदा करें। और अब भी हम जो हमारा ये जो फैक्ट आई पैनल है यूनाइटेड नेशन जनरल सेक्रेटरी जनरल साहब का, उसको हम बड़ा हर जगह उठाते हैं। ये हुकूमत तो जब से आई है इसने तो उसके ऊपर बात ही नहीं की है। अब इसहाक डार तो नहीं बात करेगा कि जनाब जो इलीगल पैसा है वो पाकिस्तान को वापस किया जाए, जिसका अपना पैसा सारा जो है वो बाहर पड़ा हुआ है। और इसहाक डार साहब की अपनी हालत इस वक्त ये हुई है, ये परसों उन्होंने कह दिया कि वो हम मूडी को देख लेंगे। वो मूडीज़ था जिसने हमारी जो डाउनग्रेड किया पाकिस्तान का डेट सिनेरियो। वो इसहाक डार समझे थे कि वो नरेंद्र मोदी कह रहा है, उनको ये भी नहीं पता था। उन्होंने कहा मूडीज़ को मैं देख लूँगा। बाद में उनको ख्याल आया कि मूडीज़ को देखना ज़रा मुश्किल है। तो ये तो इनकी इस वक्त जो है हालत है। इकॉनमी के ऊपर तो मैं अभी जा ही नहीं रहा, जो उसके हालात है, जो इस वक्त जो सिचुएशन है। बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि आज जिस किस्म की सिचुएशन है, इसमें सिवाय इसके कि हम हकीकी आज़ादी मार्च की तरफ बढ़ें और हल नहीं। अब हकीकी आज़ादी मार्च की जो डेट है वो मैं आपको सिर्फ एक चीज़, बहुत सारे जो हमारे दोस्त हैं उनकी क्लैरिटी के लिए बताना चाहता हूँ कि हकीकी आज़ादी मार्च में इस्लामाबाद की तरफ आना एक इवेंट है। ये एक फैला हुआ इवेंट होगा जिसकी तफसीलात बड़ी जल्दी इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि अगले चंद दिनों में ही आपके सामने आ जाएंगी। एक इन्होंने जो इलेक्शंस की डेट जो है पहले 16 अक्टूबर रख दी, अब उससे फ़रार हो रहे हैं। अब हमें इलेक्शन कमीशन को भी हमने देखना है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन भी तो माशाल्लाह अहकामात उधर ले रहा है। जब मैं इदारों की डिटेरिएशन की बात कर रहा था तो जिस इदारा जो बिल्कुल ही मेरा ख्याल है ज़मीन के अंदर ही घुस गया है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, जिसका इतना बुरा हाल हुआ है। तो हमें जो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमने देखना है इन इलेक्शंस के ऊपर जो फ़ैसला आएगा, और हकीकी आज़ादी मार्च जो है वो इंशाअल्लाह ताला हम किसी वक्त भी उसकी जो तफसीलात हैं वो
उसकी आज भी मीटिंग है और कल भी मीटिंग है। इंशाल्लाह अगले 2-3 दिनों में उसकी जो तफसीलात हैं, जैसा मैंने आपसे पहले कहा, एक इवेंट नहीं है, ये कई इवेंट्स का एक मजमा है, इज्तिमा है। कई जो हमारे इवेंट्स हैं वो इकट्ठे होके हकीकी आज़ादी मार्च बनेंगे। और हकीकी आज़ादी मार्च का मकसद सिर्फ़ एक है, वो ये है अवाम की इज़्ज़त बहाल करना। हमारे मुल्क में जिस तरह से अवाम की तहकीर हुई है, अवाम की बेइज्जती की जा रही है, अवामी मैंडेट को जिस तरीके से मजाक बनाया जा रहा है, फिर हमारी सॉवरेनिटी को जिस तरीके से मजाक बनाया जा रहा है, हकीकी आज़ादी मार्च जो है ये उसको बहाल करने का सबसे अहम पॉलिटिकल इवेंट होगा, सबसे बड़ा पॉलिटिकल इवेंट होगा। और इंशाअल्लाह ताला उसकी तफसीलात अगले चंद दिनों में आपके सामने जो हैं वो तहरीक इंसाफ पेश कर देंगे। थैंक यू। डॉक्टर साहब ये बताइए कि आपने कहा कि सिर्फ एक इवेंट होगा इस्लामाबाद की तरफ मार्च होगा, पिंडी में की तरफ भी मार्च होगा, किधर किधर? मैंने आपसे ये कहा है कि एक इवेंट नहीं होगा, इसमें कई इवेंट्स हैं जिनका एक इज्तिमा जो है वो हकीकी आज़ादी मार्च। तो इससे रिलेटेड है कि 28 नवंबर के बाद होगा ये मार्च या पहले? 28 नवंबर तो बहुत दूर है। जो साहब मेरा जरा सवाल हटके है, ये मुआशरे के अंदर जो पाया जा रही है बेचैनी, बच्चे उठाए जा रहे हैं लोगों के, ये बैगर माफिया जो है वो सलाह की वजह से जो लोग बेरोजगार हुए हैं वो उनको पैसे दे के 10-10, 20-20 बच्चे उठा रहे हैं। इसमें ना माजरत के साथ इसमें पीटीआई भी बात करती हुई नजर नहीं आ रही कहीं भी। पहली बात यह है कि जो इसमें पहली बार ये मैंने 3 दफ़ा ये कहा है कि पाकिस्तान में इकनॉमिक डिग्रेडेशन हुई है, हमारी पॉलिटिकल डिग्रेडेशन हुई है और सोशल डिग्रेडेशन हुई। सोशल पहली बार पाकिस्तान में इतने करियाना स्टोर्स के ऊपर, बेकरियों के ऊपर कभी डाके नहीं पड़े जितने अब पड़ रहे हैं, क्योंकि लोगों के पास खाने पीने को ही कुछ नहीं रहा। और हर जो क्राइम है उसमें इजाफा हो रहा है। पुलिस सारी जो है वो लगी हुई है कि तरीके इंसाफ के लोगों को पकड़ने में, एजेंसी सारी उधर मसरूफ़ हैं। अब आप देखिए ना, ये जो टेररिज्म था जो पाकिस्तान में ख़त्म हो गया था, वो सारा जो है वो वापस आ गया। जिस तरीके से जो कुछ वहाँ पे सवात में हो रहा है, जिस तरीके से हमारे ट्राइबल एरियाज़ में जो सारा शुरू हो गया है, ये सिर्फ़ इस वास्ते हो रहा है कि एजेंसीज़ की और पुलिस की और इनकी जो बाकी हमारे यहाँ पे जो इदारे हैं उनकी तवज्जो पॉलिटिक्स के ऊपर है, रियल इशू से ऊपर नहीं है। टेररिज्म पाकिस्तान से इतनी मुश्किल से हमने जान छुड़ाया है, कराची में भी वापस आ रहा है और इधर सवात में और इन जगहों पे भी वापस आ रहा है, उसको वापस। आर्मी चीफ का कल वाला बयान आपने काफी सराहा और उसने ये भी कहा कि किसी ग्रोह को अदम इस्तेकाम नहीं करने पैदा नहीं करने देंगे। तो क्या उसका इशारा किसकी तरफ है और आप लोगों का इसके हवाले से प्लानिंग क्या है? और दूसरा ये है कि उसने सियासत के मुतालिक पाक फौज की जो बात की थी, क्या इसमें खुला तजाद नहीं है? दूसरा, नवाज शरीफ ने कहा है कि उनसे इंतकामी कार्रवाई की गई है, मतलब उनके खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ हुई है। इंतकामी कार्रवाइयाँ उसकी हुकूमत थी, क्या पीटीआई ने उनके खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ की है या किसी और ने की है? मेरा ख्याल है नवाज शरीफ का इशारा शहबाज शरीफ की तरफ ही है जो उन्होंने इंतकामी कार्रवाइयाँ की हैं, क्योंकि हुकूमत उन्हीं की है, वही कर सकते हैं। जहाँ तक उनका जो है सियासत में या उसमें, देखिए हम तो इंतशार वाली पार्टी नहीं है, हमारा तो जो तरीके इंसाफ की जदोजहद है, हम तो मिडिल क्लास की पार्टी हैं। हमारी जदोजहद में औरतें हैं, बच्चे आते हैं, फैमिलीज़ आती हैं। हमारे में तो किसी एक के पास सब डंडा भी नहीं होगा, बंदूक तो दूर की बात है। सो हमारा जो है वो तो बिल्कुल अमन अमान के। खान साहब कहते हैं कि मुझे पता है जो हुकूमत ने करना है, लेकिन जो मैंने करना है उनको नहीं पता। गुज़श्ता रोज राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि हमें पता है, हमारे भी सोर्सेज हैं, 12 से 17 अक्टूबर के